हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप एलएलबी करने का सोच रहे हैं या आपने 2022 का जो क्लैट एग्ज़ाम होगा उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ़र है। वो ये है कि अनअकैडमी की तरफ से आपका एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि आपका 1 ईयर बैच है। बैच का नाम है फीनिक्स क्लैट 2022 1 ईयर बैच। और ये जो बैच है आपका पूरा 1 साल चलेगा। 21 दिसंबर से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 1 साल में आपका जो ये कोर्स है ये पूरा फिनिश हो जाएगा। यानी कि जब आप नेक्स्ट जनवरी 2022 या जब भी आपका एग्ज़ाम होता है 2022 में, तो तब तक आपका कोर्स पूरी तरीके कंप्लीट हो जाएगा। और इस बैच में आपको वेल एजुकेटेड जो हैं, आपके सारे एजुकेटर्स वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी सारी की सारी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा इस बैच को ज्वाइन करने से आपके क्या क्या ख़ास बात है। सबसे पहली चीज़ कि आपका लिमिटेड टाइम जो रखा गया है कि 1 ईयर में कहा गया है, तो 1 ईयर में जो आपका कोर्स है वो पूरी तरीके कंप्लीट करवाया जाएगा। सारे रिवीजन होंगे, बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट होंगे कि जिस तरीके आपके क्लैट के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उसी तरीके आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि डाउट क्लियरिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आपके डाउट क्लियरिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है अनअकैडमी। बिकॉज़ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको उस डाउट की जस्ट एक पिक्चर सेंड करनी है और उस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। आप उसके सॉल्यूशन पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उन पे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अपने आप में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट क्लियरिंग के लिए अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा बैच जब आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंथली टेस्ट सीरीज़ तो आपको मिलती ही रहती हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो सारा सिलेबस है, एजुकेटर्स कोशिश करेंगे कि उसको लिमिटेड टाइम से पहले ही ख़त्म कर दें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर सब आप में से कोई भी इस बैच को लेने के लिए ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, कोई भी एलएलबी की तैयारी सीरियसली करना चाह रहा है, एलएलबी ज्वाइन करना चाहता है और क्लैट 2022 में वो सिलेक्ट होना चाहता है किसी एनएलयू कॉलेज में, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से इनरोल करना होगा क्लैट कैटेगरी के लिए। और फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा और आपको इसमें शिक्षा क्लैट रेफरल कोड का यूज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा पाएँ। और उससे होगा क्या कि जब आप शिक्षा क्लैट रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ आपको क्या है कि आप जितना भी है अच्छे से पढ़ सकते हो। और सबसे ख़ास बात जो है अनअकैडमी में वो ये है कि आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम का कोई इशू है तो आप बाद में भी उन क्लासेस को जो है देख सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होती है और कोई भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाली चीज़ नहीं रहती। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं अपने क्लैट एग्ज़ाम के लिए, तो लेट मत कीजिए। अगर आप क्लैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए इस बैच में और रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा क्लैट। आपको इनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज हम जो अपनी एनटीपीसी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं उसको लेंगे। 10th पार्ट है, हमने 9th पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। 10th पार्ट है तो अब तक काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में और 100% श्योर कि कुछ एग्ज़ाम्स में आपको इससे बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का पहला पुरुष सदस्य कौन था? NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन। NCW का पहला पुरुष सदस्य पूछा है। ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण या आलोक रावत। तो पहले पुरुष सदस्य कौन थे? आलोक रावत थे, जो NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पहले पुरुष सदस्य थे। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, वही क्वेश्चन मुख्यालय आप पूछ सकते हैं।
अगर स्थापना मुख्यालय पहली जो प्रमुख थी, वो जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस NCW से रिलेटेड हम वो देख लेते हैं। पहली प्रमुख और वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली। स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1992 को। पहली जो प्रमुख थी वो थी जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन वो है रेखा शर्मा। ये अभी पहले कार्यकारी अध्यक्ष थी, पर अब इनको अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो हमने क्या क्या देखा? NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से रिलेटेड राष्ट्रीय महिला आयोग में कि पहले पुरुष सदस्य कौन थे? तो आलोक रावत थे। स्थापना 10 जनवरी 1992, मुख्यालय न्यू दिल्ली। पहली प्रमुख जयंती पटनायक और वर्तमान जो अध्यक्ष प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? तो सानिया मिर्जा, मारिया शरापोवा, मार्टिना हिंगिस या सेरेना विलियम्स। तो जो कांट मिस स्विस से जिनको जाना जाता है वो है मार्टिना हिंगिस को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कुमाऊं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है? तो करण, इरोरा, रासलया, मरपेली। कुमाऊं की बात की है, कुमाऊं की पहाड़ियों में कौन सा है? मरपेली होता है, नृत्य है जो मोस्टली शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब सेवा मुक्त किया गया था? सेवा मुक्त पूछा है तो 1997, 1992, 2004 या 2000। तो 1997 में जो INS विज्ञान में भारतीय सेना का विमान पोत है INS, वो 1997 में सेवा मुक्त किया गया था। इसे 1957 में ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक, 1977 में सेवा मुक्त हुआ था और 1957 में से ब्रिटेन से लिया गया था INS विक्रांत। आगे, दो वाष्पशील पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, जो भी प्रक्रिया है तो उसमें मेंशन कर दिया कि जैसे मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करना है तो किस प्रक्रिया से। ऑप्शन है आंशिक आसवन, छानना, क्रोमैटोग्राफी या निस्तारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन द्वारा प्रक्रिया द्वारा मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग किया जा सकता है। आंशिक आसवन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, अगर हम इसको समझें तो कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में दो ऐसे मिक्सचर्स को हम अलग करते हैं जिनका जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे बहुत कम फर्क होता है, कम डिफरेंस होता है। क्या मतलब कि जो भी दो मिक्सचर मान लीजिए जैसे हमने लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन का, और भी अन्य जो हैं उनके क्वथनांकों में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है।
तो ऐसे जो भी मिक्सचर्स हैं उनको आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग किया जाता है। आगे BIOS, बायोस का क्या कार्य है, पहले तो देख लेते हैं बायोस है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसका। फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। इसका कार्य पूछा है सिस्टम हार्डवेयर के पुंजों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना या फिर सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। तो जो BIOS है इसका कार्य क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुंजों को प्रारंभ करना। इट इज़ द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट व्हेन वी पुट ऑन आवर कंप्यूटर। ठीक है, बायोस क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट करने से जब हम करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम इसको आरंभ करते हैं। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट व्हेन यू पुट ऑन आवर कंप्यूटर। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है, ये आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे, बैंगलोर या मैसूर। तो जो इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड है कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बारे में हम पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में पूरा जितनी भी हिस्ट्री है इसकी ब्रीफ जिससे क्वेश्चन आते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब होती है, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटका। अच्छा, तो रॉकेट प्रक्षेपण पैड पूछा था तो कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी नदी। तो झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन रॉय। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसका गठन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था, 1 मई 1987 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का गठन किया था। रामकृष्ण मिशन या इसको एक और चीज बोलते हैं वेदांत मिशन, वेदांता मिशन, रामकृष्ण मिशन या फिर वेदांता मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1987 में। इसको रामकृष्ण मिशन या वेदांता मिशन भी कहते हैं, या वेदांता मिशन। ठीक है, आगे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी कॉमन, काफ़ी बार पूछे जाने वाला हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जैसा कि आपको आंसर पता ही होगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, अखिल भारतीय सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है इन्होंने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से फेमस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराई थी। स्थायी बंदोबस्त कब, 1793 में। ठीक, तो एक तो ये कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और दूसरा जो पूछा जाता है इनसे लेकर स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक या केरल। राजाजी जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। थोड़ी इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं।
तो राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले तक फैला हुआ है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण स्थल है जो हिमालय के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहला तो यही कहाँ पे, उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल जिले में। दूसरा किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण स्थल है एक ये। थर्ड, भारत में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी राजा जी के नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया। तो 2-3 क्वेश्चन इससे हो गए। पहला तो यही जो हमारा क्वेश्चन था कि कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में, और अगर डीप आता है तो उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल जिले में। थर्ड, किस चीज़ के लिए है, तो राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण स्थल है। तीसरा, किसके नाम पर नामकरण किया गया, तो श्री राजगोपालाचारी राजा जी जिसको इनको कहते हैं, श्री राजगोपालाचारी जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इससे और बन गए। आगे, किसी व्यक्ति के पाचन नलिका की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इजी है ये, डोलनदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, एंडोस्कोप या रेडियोग्राफी। तो पाचन नलिका की जांच के लिए बोला तो एंडोस्कोपी जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप या एंडोस्कोपी। नेक्स्ट, भारत कितने देशों के साथ जल सीमा साझा करता है? 1, 2, 3 या 4? तो 4 देश हैं, और भी अन्य, पर जो बेसिकली जाने जाते हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। क्या है, भारत 4 देशों के साथ अपनी जल सीमाएं साझा करता है। पाक जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत को दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही बेसिकली जाने जाते हैं, श्रीलंका से और दक्षिण पश्चिम में मालदीव से पृथक करती है। ठीक, श्रीलंका, मालदीव। इसके अतिरिक्त भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक, ये 4 बेसिकली माने जाते हैं, और भी अन्य बोल दिए जाते हैं, बट सॉरी, ये चारों स्टार्टिंग में बेसिकली जाने जाते हैं। तो श्रीलंका पूर्व में श्रीलंका से और दक्षिण में मालदीव तक पृथक करती है, और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो कितने देशों के साथ? 4। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे पास सी राजगोपालाचारी, के कामराज, पोट्टल श्रीरामालू या फिर सी सुब्रमण्यम। तो क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह तमिलनाडु में किसने नेतृत्व किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, तो सी राजगोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया था। श्री राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 100 स्वयंसेवकों के एक समूह ने मिलकर कब? अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। तो डेट अगर पूछे तो अप्रैल मतलब सन 1930 में और तमिलनाडु में। तो किसने? श्री राजगोपालाचारी द्वारा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद या दिल्ली? तो जो सलार जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। मूसा नदी के दक्षिण तट पर
जो सलार जंग संग्रहालय है वो तेलंगाना के हैदराबाद में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित है। दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। कहाँ पे? हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय। ये 3 जो मेन है राष्ट्रीय संग्रहालय, उनमें से ये एक माना जाता है सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद का। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर किए जो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।